गुड इवनिंग। वाइब्रेंट के इस ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। एक बार आप सभी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो जीके के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, उनकी ये सीरीज चल रही है। पीछे के आप वीडियोस देख सकते हैं, उनमें आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने सोल्व करवाए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सोल्व करने का ये बेनिफिट है कि अपने को पता लग सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही बात है, थ्योरेटिकल अपने याद होता है लेकिन क्वेश्चंस अपने समझ नहीं आते हैं भी आगे पूछना क्या चाह रहा है, तो इसी कारण हम गलत कर बैठते हैं। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब सीधी आपने डायरेक्ट थ्योरी याद कर ली तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सभी शेयर जरूर कर देना भी एक बार, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तारीख मुबारक शाही इज ए पर्शियन लैंग्वेज हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, वो वाज इट्स ऑथर। तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके लेखक कौन थे? लेखक पूछा गया कौन थे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों तो बुकों के नाम ही दे रखे हैं। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि लेखक पूछा है, बुक नहीं पूछी है। तो लेखक की यदि अपन बात करते हैं तो इसका जो राइटर है वो कौन था भी? याहिवी बिन सरहिंदी, यानी याहिवी बिन सरहिंदी इसका लेखक था। और यह सैयद वंश के सुल्तान, सैयद वंश का शासक था, सैयद वंश का, उसी का ये दरबारी था। सैयद वंश का सुल्तान था जिसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह का ये दरबारी था। ये जो बुक है ना उसमें उस समय की हिस्ट्री का उल्लेख किया गया है याहिवी बिन सरहिंदी के द्वारा। दरअसल ये एक सूफी संत भी थे और इन्होंने इस बुक में उस समय के जो संतों के बारे में चरित्र जो विवरण है वो भी इसमें मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें ए रहेगा। सैयद वंश की बात की जाए तो सैयद वंश सल्तनत काल के दौरान भारत में स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना 1414 में हुई थी और इसकी स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कौन सी शताब्दी में की? अब्दुल रज्जाक विजिटेड द विजयनगर एम्पायर इन द सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में की थी, 17वीं शताब्दी में की थी, 11वीं शताब्दी में की थी या 15वीं शताब्दी में की थी? बताइए क्या आंसर रहेगा। SSC 2021 में आए क्वेश्चन। अब्दुल रज्जाक की बात की जाए तो जो अब्दुल रज्जाक है ये दरअसल यात्री फारस से आया था। कहां से आया था भी? फारस से ये यात्री आया था, पर्सिया से। जो अब्दुल रज्जाक है ये आया था विजयनगर साम्राज्य में, और विजयनगर साम्राज्य में जब आया था तब यहाँ का शासक था देवराय सेकंड। ठीक है, तब शासक कौन था यहाँ का? देवराय सेकंड यहाँ का शासक था। एक्चुअल में यहाँ पर उस समय संगम वंश चल रहा था। संगम वंश जो कि चलता रहा था 1485 तक संगम वंश खत्म हुआ था। तो ये संगम वंश के समय आया 1485 के आसपास। तो इसका मतलब ये कौन सी शताब्दी में आया था भी? 15वीं शताब्दी में, यानी 15वीं शताब्दी में ये भारत में आया था। दरअसल अब्दुल रज्जाक ने वर्णन किया कि विजयनगर में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ के लोगों के पास सोना नहीं है। विजयनगर इतना समृद्धशाली है कि यहाँ के लोग हैं ना सिर्फ अपने जितना भी धन है ना उसी से गुजर बसर करते हैं, दूसरे के धन पे निगाह नहीं रखते, मतलब चोरी वगैरह नहीं करते हैं। और इसलिए विजयनगर के जो घरों के दरवाजे हैं उनके बाहर लोक नहीं लगाए जाते। तो मतलब साफ है ये राज्य बहुत ही सुदृढ़ था और ये उस समय का स्वर्ण काल मान सकते हैं भारत के लिए, क्योंकि इतना सुदृढ़ साम्राज्य पूरे विश्व में नहीं था जैसा विजयनगर था। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें डी रहेगा क्योंकि अब्दुल रज्जाक ने इसकी यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड एट हम्पी इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर। हम्पी में जो स्मारक है वो किसका केंद्र है?
यानी कौन किसका केंद्र माना जाता है? हम्पी का जो स्मारक है, ये आपको आंसर बताना है। ये इस्लाम का केंद्र माना जाता है, ये सिखों का केंद्र माना जाता है, ये हिंदुओं का केंद्र है या ईसाइयों का केंद्र है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, यानी ये किसका केंद्र माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो हम्पी है ना, हम्पी, ये दरअसल कर्नाटक में है। और माना जाता है कि हम्पी के जो मंदिर बने हुए, यहाँ पे काफ़ी मंदिर बने हैं, और ये विजयनगर साम्राज्य की देन है। कौन से साम्राज्य की? यानी हम्पी के जो मंदिर हैं ये विजयनगर साम्राज्य का अवशेष माने जाते हैं। और जो विजयनगर साम्राज्य है ये काफ़ी, मैंने अभी बताया आपसे कि ये काफ़ी प्रसिद्ध साम्राज्य था मध्यकाल में, जो दक्षिणी भारत में आया था, कर्नाटक में। और यहाँ के जो शासक थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे। हालांकि ये बात अलग है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ऐसा अब्दुल रज्जाक भी कहता है, ठीक है, लेकिन ये खुद हिंदू थे, इसलिए इनके ये जो हम्पी में ये मंदिर बने हुए हैं तो ये कौन से धर्म से संबंधित माने जाते हैं? हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा। यानी हम्पी में जो स्मारकों का समूह है वो कौन से धर्म का केंद्र है? भी हिंदू धर्म का केंद्र माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय कृष्ण देव राय इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर? कृष्ण देव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? बताइए। कर्पूर मंजरी है, कादम्बरी है, तोलक्कापियम है या अमुक्ता मल्यद है? यानी इनमें से कौन सी है जो राजकीय विषय वस्तु से संबंधित मानी जाती है? ठीक है, यदि अपन बात करते हैं कर्पूर मंजरी की, तो ये लिखी थी राजशेखर ने। किसने लिखी? भी राजशेखर ने, ठीक है ना। कादम्बरी की रचना की थी बाण भट्ट ने की। कादम्बरी जो भारत का पहला नावल यानी उपन्यास माना जाता है, इसकी रचना बाण भट्ट ने की थी। वैसे कादम्बरी को पूर्ण किया था इसके पुत्र ने, जिसका नाम था भूषण भट्ट। अगला ग्रंथ है अमुक्ता मल्यद। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसकी रचना की थी कृष्ण देव राय ने। किसने की थी? कृष्ण देव राय ने इसकी रचना की थी। और कृष्ण देव राय है ना, इसी कारण इन्हें आंध्र बोझ के नाम से जाना जाता है। यानी कृष्ण देव राय को क्या बोलते हैं? भी आंध्र बोझ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने आंध्र साहित्य को शुरू किया, ठीक है ना। दरअसल इन्हें तेलुगु साहित्य का पितामह कहते हैं। तेलुगु साहित्य का क्या कहते हैं? इसे पितामह भी कहते हैं। वैसे तेलुगु कविता का जो पितामह है वो कहते हैं अल्लासीना पेडन्ना को। अल्लासीना पेडन्ना जो कि इसका अष्ट दिग्गजों में शामिल था, क्योंकि इसके दरबार में 8 महान लोग रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहते थे। उन्हीं में से एक था, और उन्हीं में से एक था तेनालीराम। तेनालीराम आपने बहुत नाम सुना होगा, तो इन्हीं में से एक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अमुक्ता मल्यद। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल वॉज द सन ऑफ विच सूफी संत? यानी अबुल फजल है वो इनमें से कौन से सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के पुत्र थे ये, या हजरत ख्वाजा के पुत्र थे, या नासिरुद्दीन चिराग के थे, या बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के थे? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? बताइए। तो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी याद में बनी हुई है कुतुब मीनार दिल्ली में। नासिरुद्दीन जिन्हें चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि सूफी सिलसिले का प्रारंभ इन्होंने किया था भारत में। शेख मुबारक, ये बिल्कुल सही है भी। दरअसल शेख मुबारक है ना, ये नागौर के निवासी थे। शेख मुबारक कहाँ के निवासी थे? नागौर के, राजस्थान से ही रिलेटेड थे। जबकि शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, एक का तो नाम था अबुल फजल और दूसरे का नाम था फैजी। एक तो अबुल फजल थे, दूसरे कौन से थे? भी फैजी थे। ये शेख मुबारक के 2 पुत्र थे। एक्चुअल में जो अबुल फजल है इन्होंने ही लिखी थी अकबरनामा, आइन अकबरी भी कहते हैं, और फैजी जो कि
एक प्रकार से फारसी भाषा में अनुवादक थे, यानी वो किसी भी भाषा का अनुवाद कौन सी लैंग्वेज में करते थे, फारसी में। वो कौन करते थे, फैजी करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें ए रहेगा। वैसे याद रखना है कि शेख मुबारक है ना, इनका जन्म तो नागौर में हुआ था, लेकिन इनके जो पुत्र थे अबुल फजल और फैजी, इनका जन्म हुआ था आगरा में। और ये जो अबुल फजल और फैजी है, ये अकबर के जो नवरत्न थे उनमें भी शामिल थे, यानी अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। कौन भी, अबुल फजल और फैजी। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा रहेगा, ए रहेगा, शेख मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इधर तो मेमोरियल दिया है, इधर रूलर दिया है। आगरा किला, शेरशाह, आगरा फोर्ट, फिर ताजमहल, फिर ओल्ड फोर्ट। बात कर लेते हैं आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका प्रारंभ में जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। इसने करवाया, अकबर ने। दरअसल ये जो आगरा का किला है ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। जो लाल बलुआ पत्थर होते हैं ना, उनसे बनाया था अकबर ने। वैसे मतलब पहले ये इससे बना हुआ था। बाद में सांझा ने क्या किया कि सांझा ने इसे संगमरमर से बना दिया, मार्बल से बनाया, वो भी वाइट मार्बल से। किसने, सांझा ने, आगरा के किले को। तो इसीलिए इसमें जो सांझा का जो किला है उसका सबसे पहला निर्माण ही माना जाएगा। तो वो किसने करवाया, अकबर। ठीक है ना। तो आगरा किला, क्योंकि वो तो पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन की बात होती तो सांझा करवाता। बाद में जो ताजमहल है, ये तो आपको सबको पता है, आगरा में ही है। मुमताज की याद में किसने बनवाया था, सांझा ने बनवाया। ठीक है। इसके बाद पुराना किला जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। यानी पुराना किला किसने बनवाया था, भी शेरशाह सूरी ने। यानी इसमें जो ए है उसके साथ तो इसमें कौन सा जाएगा, भी 2 नंबर जाएगा। बी के साथ जाएगा 3 नंबर, सी के साथ 1 नंबर। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट रह जाएगा, बी। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। इसके बाद में है बुलंद दरवाजा इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द पैलेस ऑफ विच पैलेस। बुलंद दरवाजा कौन से स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। आमेर के किले का है, ये भी राजस्थान में। ये तो ग्वालियर का किला, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी। ठीक है ना। आमेर का किला जो सबसे पहले कछवा शासकों के द्वारा बनवाया गया। ग्वालियर का किला विक्रमजीत जो शासक है ग्वालियर के। फतेहपुर सीकरी ये किसने बसाया था, अकबर ने। आगरा के पास ही पड़ता है ये। और आगरे का किला भी सबसे पहले किसने बनवाया था, अकबर। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी है, इसी का मुख्य प्रवेश द्वार है कौन सा, भी बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है, बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो करवाया गया था अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने कौन से दरवाजे का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है। बुलंद दरवाजा है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। कौन सा, बुलंद दरवाजा। और इसकी कुल ऊंचाई है कितने फीट, भी 176 फीट। यानी 176 फीट इसकी कुल ऊंचाई मानी जाती। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसमें फतेहपुर सीकरी। ठीक है। वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट डोर है ये। उसके बाद में सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। यानी जेम्स फर्स्ट के एक दूत थे, ऑफिशियल और एम्बेसडर माने जा सकते हैं। तो ये किसके दरबार में आए थे, ये आपको आंसर बताओ। तो वैसे यदि अपन बात करें तो अंग्रेज व्यापारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आया था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था भाई, कैप्टन हॉकिंस उस अंग्रेज व्यापारी का नाम था। और इसने मुलाकात की थी जहांगीर से आगरा के किले में। लेकिन हॉकिंस को परमिशन तो दे दी थी जहांगीर ने, लेकिन उस समय पुर्तगाली भी आ गए थे और इसलिए जहांगीर है ना वो पुर्तगालियों के बहकावे में आ गया और उसके बहकावे में आकर उसने सारी सुविधाएं वापस छीन ली। इसने जहांगीर ने।
ठीक है। और इसीलिए बाद में जो जेम्स फर्स्ट है ना, इसने भेजा था 1615 में, सर थॉमस रो या टॉमस रो भी बोल सकते हैं, सर थॉमस रो को भेजा 1615 में। और इसकी मुलाकात हुई भी जहांगीर से, 1615 में भेजा गया था। लेकिन इसकी जो मीटिंग थी ना, वो जहांगीर के साथ 1616 में हुई थी। यानी इसकी मीटिंग जहांगीर के साथ कब हुई थी भी? 1616 में। और ये जो मीटिंग थी ना 1616 में, इसकी हुई थी भी जहांगीर के साथ मैगजीन फोर्ट में। मैगजीन फोर्ट कहाँ पड़ता है भी? ये अजमेर में पड़ता है। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी। ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि इसके बाद में ही जो जहांगीर है ना, उसने इसे व्यापार की अनुमति दी थी, जो काफी लंबे समय तक रही। और यही कारण है कि सबसे जो पहला सफल व्यापारी था भारत में आने वाला अंग्रेज, वो कौन माना जाता है? सर टॉमस रो माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी रहेगा, क्योंकि ये किसके समय में भारत आया था भी? जहांगीर के समय में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती लोकेटेड? सलीम चिश्ती की दरगाह इनमें से कौन सी जगह पे? हुमायूं के मकबरे में है, फतेहपुर सीकरी में है, ग्वालियर के किले में है, या आगरे के किले में? बताइए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा। यानी सलीम चिश्ती की दरगाह इनमें से कौन सी जगह पे है, ये आपको इसका बताना है आंसर। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शेख सलीम चिश्ती है, ये दरअसल अकबर के गुरु थे। यानी अकबर के गुरु थे भी कौन? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती है, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थे भी? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। कौन से संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे शेख सलीम चिश्ती। ठीक है। याद रखना है कि जो शेख सलीम चिश्ती है, शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं की याद में फतेहपुर सीकरी में, इनकी याद में दरगाह का निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने जब निर्माण करवाया ना इसका, तो अकबर ने इसका निर्माण लाल पत्थरों से करवाया था। किससे करवाया था भी? लाल पत्थरों से इस दरगाह का निर्माण करवाया था। किसने? अकबर ने। बाद में क्या हुआ कि बाद में इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, पुनर्निर्माण करवाया, और वो करवाया था किसने भी? जहांगीर। ठीक है ना। यानी इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और जहांगीर ने इसे संगमरमर का बनवाया था। किसका बनवाया भी? संगमरमर का। यानी वर्तमान में ये किसका बना हुआ है भी? संगमरमर का। वैसे फतेहपुर सीकरी में जितनी भी इमारतें हैं, वो सारी बनी हुई है किससे भी? लाल पत्थरों से, रेड स्टोन से ही बनी है। लेकिन ये एकमात्र ऐसे निर्माण है जो कि किससे बना हुआ है? संगमरमर। तो ये अपने तो सीधा ही पूछा था इसने कि ये कहाँ पे है दरगाह, तो ये कहाँ बनी हुई है भी? फतेहपुर सीकरी में। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा भी? फतेहपुर सीकरी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज? ताजमहल के अंदर जो उद्यान है उसे किस रूप में जाना जाता है? ताजमहल के अंदर उद्यान है, इसे मुगल गार्डन कहते हैं, या ताज बगीचा कहते हैं, या ताजमहल गार्डन कहते हैं, या महल बगीचा कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। एक्चुअल में यदि अपन बात करते हैं बगीचे की, तो मुगलों ने क्या किया था कि एक पैटर्न चलाया था उन्होंने, उसका नाम था चार बाग पद्धति। मुगलों ने एक बगीचे लगाने का पैटर्न चलाया, इससे क्या कहा गया? चार बाग पद्धति। इसमें क्या होता था कि जो इमारतें होती थी उनमें बगीचे जरूरी लगाए जाते थे। दरअसल ये है ना, ज्यामितीय तरीके से, जियोमेट्रिकल टाइप से लगे रहते थे, मतलब अलग अलग प्रकार की यहाँ पर शेप बनी रहती थी, उसे चार बाग पद्धति कहते हैं। और ये जो चार बाग पद्धति है, ये इंडिया में किसने स्टार्ट की थी भी? मुगलों के द्वारा ही इसे शुरू किया गया था। कौन सी पद्धति को? चार बाग पद्धति। ठीक है। याद रखना है कि ये जो मुगल गार्डन है ना, ये यहाँ पर बना हुआ है, जिसे जो ताजमहल के अंदर है, तो इसे मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। वैसे आपसे ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम इमारत कौन सी थी, फर्स्ट बिल्डिंग कौन सी थी जिसमें चार बाग पद्धति का प्रयोग हुआ, तो आपको याद रखना है कि प्रथम जो इमारत थी
वो थी हुमायूं का मकबरा। यानी हुमायूं का जो मकबरा है ये पहली इमारत मानी जाती है जिसमें 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी ए रहेगा, क्योंकि इस बाग को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है औरंगजेब हैड इम्प्रिज्ड हिज फादर इन द आगरा फोर्ट। यानी औरंगजेब ने अपने पिता, कौन था इसमें, जैसे आगरा के किले में कैद करके रखा। तो इसमें तो हुमायूं है, हुमायूं का पुत्र कौन था? भी अकबर था। और हुमायूं का विद्रोह किया नहीं था अकबर ने, क्योंकि अकबर के समय ही ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके किसी पुत्र ने अपने पिता का विद्रोह किया। अकबर के समय ये पहली घटना हुई जब उसके पुत्र जहांगीर के द्वारा अपने पिता का विद्रोह किया गया। यानी जहांगीर ने विद्रोह किया था भी किसका? अकबर का। ऐसा पहली बार हुआ। बाद में जो जहांगीर है उसका विद्रोह किया उसके पुत्र ने, किसने? सांझा ने। और सांझा का विद्रोह किया उसके पुत्र ने, जिसका नाम था औरंगजेब। ठीक है, जब औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे थे तो औरंगजेब ने सामूगढ़ बैटल जीत लिया था। यानी सामूगढ़ का युद्ध जीता था किसने? भी औरंगजेब ने 1658 में। बाद में उसने क्या किया कि जब उसे लगा कि जो सांझा है वो दारा सिकों को ही ज्यादा मानता है, मतलब पहले तो उसने सोचा भी उसका पिता मान जाएगा और औरंगजेब को सब कुछ सौंप देगा, लेकिन उसे पता लगा कि दारा सिकों को ही चाहता है सांझा। और इसलिए क्या हुआ कि औरंगजेब ने अपने पिता सांझा को कैद कर दिया। कौन से किले में? आगरा के किले में। आगरा के किले में एक जगह है मुसम्मन बुर्ज। कौन सी है भी? मुसम्मन बुर्ज है, वहीं पर इसे कैद करके रखा गया। और इसके साथ इसकी पुत्री को भी कैद किया गया था, जिसका नाम था जहां आरा। क्या नाम था भी? जहां आरा। यानी औरंगजेब और उसकी पुत्री जहां आरा को आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद किया गया। याद रखना है कि सांझा है वो मुगल काल में, पूरे मुगल काल में एकमात्र बादशाह था जिसे उसके पुत्र के द्वारा सिंहासन से उतारकर कैद किया गया था। ऐसा न तो पहले कभी हुआ न कभी बाद में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी बी रहेगा, सांझा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? शिवाजी अफजल खान, नूरजहां महाबत खां, अकबर राणा प्रताप और बाबर बैरम। इनमें कौन सा सही नहीं? देखते हैं। शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका संघर्ष हुआ था अफजल खान के साथ। अफजल खान कौन था भी? दरअसल बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अफजल खान को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। ठीक है, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद में नूरजहां महाबत खान, नूरजहां है वो जहांगीर की बेगम थी और महाबत खां है ये जहांगीर का सेनापति था। और महाबत खां ने क्या किया था कि 1626 में विद्रोह कर दिया था जहांगीर का, और जहांगीर को उसने खुद ही कैद कर लिया था। बाद में है ना, इस विद्रोह का जो दमन है वो किसके द्वारा किया गया था भी? ये किया गया नूरजहां। तो ये भी सही है पेयर, नूरजहां और महाबत खां। अकबर राणा प्रताप, ये सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि जो अकबर और राणा प्रताप के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें राणा प्रताप का संघर्ष लाजवाब था, क्योंकि इतने बड़े बादशाह के सामने सर नहीं झुकाया। पूरे हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के कदमों में थे, लेकिन राणा प्रताप ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में बाबर बैराम खां, दरअसल बाबर के समय बैराम खां नहीं था, बैराम खां किसके समय था भी? अकबर के समय था। हालांकि ये अकबर का संरक्षक भी था और बाद में लास्ट में बैराम खां को अकबर ने निष्कासित भी कर दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो अलग वाला रहेगा वो कौन सा रहेगा भी? इसमें बाबर बैराम खां, ये बिल्कुल सही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यानी इनमें से कौन सा ऐसा केंद्र है जहां पे
मोती मस्जिद है, ये आपको आंसर बताना। हुमायूं के मकबरे में है ये, या महाबोधि मंदिर परिसर में है, या कुतुब मीनार में है, या रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। मोती मस्जिद कहाँ पे? दरअसल अपन बात करते हैं मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद है ना, ये मुगल काल में एक तो आगरा फोर्ट में बनी थी और एक बनी थी रेड फोर्ट में, तो दिल्ली में। आगरा फोर्ट, आगरा का किला तो ऑप्शन में है नहीं, तो अब कौन सा रह गया? लाल किला। तो ये कहाँ पे? लाल किला परिसर में है। वैसे जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। मोती मस्जिद, वैसे तो लाल किला तो किसने बनाया था? अभी शाहजहां ने। लेकिन ये मोती मस्जिद बाद में बनी थी, जिसे किसने बनाया था? भी औरंगजेब ने बनाया। वैसे जो लाल किला है ना, जैसे नाम से स्पष्ट है कि लाल किला है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यानी जो लाल बलुआ पत्थर है ना, उसका यूज किया गया है रेड स्टोन्स का इसको बनाने में। लेकिन ये जो मोती मस्जिद की अपन बात करते हैं, तो ये मोती मस्जिद है ना, ये संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? संगमरमर से। तो मोती मस्जिद यहाँ की एक ऐसी इमारत मान सकते हो जिसको बनाने में किसका प्रयोग किया गया था? संगमरमर का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा? लाल किला। क्योंकि ये मोती मस्जिद है ना, ये कहाँ पे बनी हुई है? भी लाल किले में बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज श्री हरमंदिर साहिब द फेमस पिलग्रिमेज साइट ऑफ द सिख लोकेटेड? सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब इनमें से कौन सी जगह पे है? ये आपको इसका आंसर बताना। ये जालंधर में है, पटना में है, मनाली में है, अमृतसर में। तो हरमंदिर साहब की बात करें अपन, तो हरमंदिर साहब गुरुद्वारा है, और हरमंदिर साहब है, इसका निर्माण करवाया था सिखों के 5वें गुरु ने, जिनके नाम थे अर्जुन देव जी। यानी जो अर्जुन देव जी थे ना, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था हरमंदिर साहब का। दरअसल ये जो हरमंदिर साहब है, इसकी नींव रखी गई थी एक कादिरी संप्रदाय के संत थे। कौन से संप्रदाय के? कादिरी के। और उनका नाम था मियाँ मीर। क्या नाम था? भी मियाँ मीर। यानी कादिरी संप्रदाय के एक संत थे मियाँ मीर, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और ये जो गुरुद्वारा है, इसे बाद में सोने से जड़वाया था किसने? महाराजा रणजीत सिंह। यानी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इसे सोने से जड़वाया गया। ये गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यानी किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? ये गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह है हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, यानी जिसका निर्माण करवाया था सिखों के 5वें गुरु ने, जिनका नाम क्या था? भी अर्जुन देव जी। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? दरअसल शिवाजी हैं, उन्होंने 1641 में संघर्ष प्रारंभ कर दिया था, जब उन्हें पुन्ना की जागीर प्रदान की गई। ठीक है, दादा कोंडदेव जो इनके राजनीतिक गुरु थे, उनसे काफी प्रभावित हुए और इन्होंने मुगलों को हराकर 1672 में मुगलों को हराया था सलेहर के बैटल में, सलेहर का युद्ध। और उसके बाद में इनका राज्याभिषेक हुआ 1674 में। तो 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ, और इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ, जो महाराष्ट्र में है। और यहीं पर इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? छत्रपति। ठीक है, तो ये हुए आज के क्वेश्चन। एक बार सभी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना और जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर करंट जीके, इंग्लिश और सभी जो जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनकी क्लासेस चलती रहती है। तो जरूर सेशन को शेयर करना ताकि और लोग भी जुड़ सकें। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।